एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला सीरीज कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद यानी फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल पे हम नारीवाद फेमिनिज्म को देखेंगे। इसमें देखें, इंट्रोडक्शन देख लो आप। इससे पहले भी आपने नारीवाद तो पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, तो वही सब है। वो स्टेट लेवल पे आपने पढ़ा था, अब इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे आप नारीवाद। इंट्रोडक्शन देख लो। शीत युद्धर अथवा 1990 के विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नारीवाद उपागमों पर काफ़ी जोर दिया गया। नारीवादी उपागम में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वैश्विक शक्ति संबंधों का अध्ययन प्रक्रिया लिंग और जेंडर को प्रमुख सैद्धांतिक यंत्र के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था की रचना के औजार के रूप में प्रस्तुत की गई है। यानी लिंग और जेंडर की बात कर रहे होते हैं कि इस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो महिलाएं स्टेट लेवल पे घरेलू काम में भी कर सकती हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी वो कार्य कर सकती हैं। फॉरेन पॉलिसी भी संभाल सकती हैं। ठीक है ना, इंटरनेशनल व्यापार भी कर सकती हैं। नारीवादी उपागमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय वस्तु एक प्रमुख मुद्दे जैसा है, यानी युद्ध, संघर्ष, राजन्याय, अंतर्राष्ट्रीय विधि, व्यापार, वाणिज्य का वैश्विक विस्तार, राज्य बाजार व्यवस्था, ठीक है, राष्ट्रीय हित, सुरक्षा हित, मानव अधिकार, शरणार्थी समस्या क्या है, आणविक परिप्रेक्ष्य क्या है, शांति, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि नारीवादी विषय वस्तु क्या मुद्दे रहे। नारीवादी उपागम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, और वो नारीवाद क्या मुद्दा मानते हैं। जैसे युद्ध, ठीक है ना, युद्ध में भी महिलाएं भाग ले सकती हैं। संघर्ष, राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय विधि पे भी महिलाएं भाग ले सकती है, नियम कानून बना के अपना कार्य संभाल सकती हैं। व्यापार और वाणिज्य में भी हिस्सा ले सकती हैं। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर राज्य बाजार व्यवस्था, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव अधिकार, शरणार्थी जो समस्याएं उनको भी हल कर सकती हैं। आणविक प्रतिरोध, शांति, विश्व शांति भी में ला सकती हैं। ठीक, लैंगिक, J.N. टिकनर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की लैंगिकीकरण, ठीक है, यानी J.N. टिकनर एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं। टिकनर लिखा है, इनका नाम पूरा है J.N. टिकनर। अंतर्राष्ट्रीय लेखक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे मॉडल का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें राजनीति तथा युद्ध दोनों में ही स्त्री की भूमिका पूरा का ध्यान रखा जाए, यानी पूरा ध्यान रखा जाए। यानी पॉलिटिक्स में भी और वार में भी, यानी राजनीति में भी और युद्ध में भी क्या है, स्त्री भाग ले सकती हैं। उनको उनकी भूमिका दी जाए, उनका पोजीशन दी जाए, उनको कार्य कराया जाए, वो हिस्सा लेने के लिए तत्पर रहती हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, पुरुष प्रधान व्यवस्था कहता है कि लड़कियों को राजनीति और युद्ध से दूर रहना है, लेकिन नारीवादी मानते हैं कि ये सारे काम जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। युद्ध में भाग ले सकती हैं, राजनीति पार्टी चला सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार कर सकती हैं, वो सब। उदाहरण के लिए इस बात पर विचार अति आवश्यक है कि युद्ध किस तरह स्त्री को प्रभावित करते हैं, यानी वार है, जो युद्ध है, वो किस तरह स्त्री को प्रभावित कर रहे होते हैं। युद्ध के दौरान स्त्रियों की वैश्य के रूप में भूमिका, बलात्कार, अन्य प्रकार के लैंगिक शोषण का आधार होना, सभी कुछ चिंतन लेखन का विषय। यानी बिल्कुल सही बात है कि पुरुष प्रधान समाज ये कहता है कि अगर वार में, अगर युद्ध में महिलाओं का अगर पकड़ी जाए तो उनके साथ क्या वैश्यापन किया जाएगा, उनका बलात्कार किया जाएगा, और अन्य लैंगिक शोषणता के आधार हो सकते हैं। ठीक है ना, और भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे चिंतके का विषय है जो पुरुष प्रधान कहते हैं कि महिलाओं को युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन नारीवादी मानते हैं कि युद्ध में भी महिलाएं भाग ले सकती हैं। ठीक है, J.N. टिकनर ने लिखा है कि समकालीन नारीवाद लेखक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जेंडर को केंद्रीय विषय मानते हैं, यानी जो जेंडर है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको केंद्रीय विषय मानते हैं, सेंट्रल मानते हैं एक तरीके से। नारीवाद सेक्स तथा जेंडर में भेद करता है। सेक्स का अभिप्राय जीव विज्ञान से है, अथवा लड़का या लड़की, वही जेंडर एक सामाजिक तथा सामाजिक निर्णय पर धारणा है, एक तरीके से सामाजिक धारणा है, और ये इसको ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, समान रूप से उसे देखो, समझो, पढ़ाओ, लिखाओ। नौकरी करनी चाहती है तो नौकरी कराओ। ठीक है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए। जिन विषयों पर विशेष ध्यान, ठीक है, जिन विषयों पर विशेष ध्यान टिकनर ने बात की है उसमें अंतर्राष्ट्रीय से सेक्स, व्यापार, विदेशी घरेलू नौकरियां, यौन शोषण, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या, स्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन आदि शामिल होते हैं। ठीक है, नारीवादी लेखकों ने इस तरह ध्यान आकर्षित किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी अवधारणा भी पुरुष प्रधान है। ठीक है ना, यानी जो नारीवादी मानते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो पुरुष प्रधान हाथों में है।
ठीक है ना। सुरक्षा जैसी जो जितनी भी अवधारणाएं हैं वो पुरुष प्रधान कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था लैंगिक असमानता को और आधार प्रदान करते हैं, परंतु नारीवादी चिंतकों ने, ठीक है ना, सेंथेटिस इनोलोस सेंथेड विथडो और टिकनर के लेख में उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकों में नारीवादी लेखों द्वारा परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसमें भाई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, उसमें भी महिलाओं की भूमिका बढ़ाई जाए। नारीवाद तो मानते हैं यही, ठीक है। युद्ध और शांति की बात करते हैं, ठीक है ना। जीन जीन वेथलेंट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की मूल धारणा युद्ध को अपनाया और अपनी रचना वीमेन एंड वार, ठीक है। जीन वेथलेंट वुमेन और वार में युद्ध के लिए लिंग संबंधित वास्तविकताओं को उजागर किया है कि युद्ध में महिलाएं भाग ले सकती हैं, ठीक है ना, युद्ध लड़ सकती हैं मजबूती से। उन्होंने युद्ध के लैंगिक पहलुओं पर पता लगाया और पुरुषों और महिलाओं को सैन्यवाद और शांतिवाद के विभिन्न संबंधों का विश्लेषण किया। पुरुषत्व और युद्ध डिस्कोर्स की जांच का महत्व यह है कि इसने सैन्यकृत सुरक्षा पर बहुत अधिक महत्व दिया और रक्षा प्रतिष्ठा और पुरुष प्रकृति से मानवीय भावनाओं से दूर कर सकती हैं इन लोगों को, ठीक है। नारीवादी सिद्धांत ने सुरक्षा के इस सैन्यकरण की अवधारणा की आलोचना की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्थायी अर्थव्यवस्था, भोजन आदि ऐसे मानव सुरक्षा के प्रति सैन्यकृत राज्य से भी परे सुरक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाया, ठीक है। महिलाओं को लिंग भूमिका के कारण उनकी सोच पुरुषों की तर्कसंगत सुरक्षा के तरीकों से बिल्कुल अलग होती है, चेंज मानती हैं वो लोग। वो मानती हैं कि नारीवादियों ने सैन्यकृत सुरक्षा जो कि आयुध जुड़ा है कि पीछे तर्कसंगता की अभिप्रायता की आलोचना और खुलासा किया है। उनका मत है कि इसमें हथियारों की होड़ बढ़ी है, तनाव बढ़ता है और अधिक असुरक्षा पैदा कर रहा है ये लोग, ठीक है ना। अब है संघर्ष और हिंसा। महिलाओं में संघर्ष और हिंसा किस हिसाब से चल रही होती है। नारीवादी के अनुसार जो इंटरनेशनल लेवल है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य और हिंसा के बीच घनिष्ठ संबंध है। यानी राज्य का सैन्य तंत्र प्रकृति में पुल्लिंग है क्योंकि सैन्य गतिविधि आक्रामक, विनाश और वर्चस्व से संबंधित है। यानी कि ये जो भी सैन्य वाली शक्ति तंत्र है, आर्मी है, मिलिट्री है, वो पुरुष प्रधान हो गई है, ठीक है। महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं हो रही है, ठीक है। हालांकि जब इस बात सैन्य उद्योग की स्थापना, जीवन और पुरुषत्व की स्थापना की जाती है तो पुरुष और महिला दोनों सैन्य तंत्र तक के पुरुषत्व को मजबूत करने में एजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन नारीवाद मानते हैं कि भाई जो वो क्या बोलते हैं, सेना है और जो जीविका है, जो आर्मी है, उसमें महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन ये पुरुष प्रधान व्यवस्था पूरी तरह से इतनी मजबूत है कि उनको जगह नहीं मिल रही, ठीक है ना। काम कर दो तो दोनों कर सकते हैं। नारीवाद के अनुसार सैन्यवाद और संरचनात्मक हिंसा के बीच भी एक संबंध है। जब कोई राज्य अपने सैन्य खर्च को बढ़ाता है तो कम साधनों का भोजन और कल्याण पर खर्चा करता है। यानी जो अब कोई नारीवाद मानता है कि अगर कोई सैन्यवाद और संरचना हिंसा के बीच संबंध जब होता है, जब कोई राज्य अपने सैन्य खर्चे को बढ़ाएगा, मतलब मिलिट्री खर्चे को बढ़ाएगा, तो उसके भाई कम साधन होंगे, भोजन भी कम, कल्याण खर्चा किया जाएगा, कहीं ना कहीं काटेगा पैसा, तभी ना कहीं लगाएगा। उसके विचार में अन्यों से सुरक्षा प्रदान करने के बजाय सैन्य औद्योगिक परिसर वास्तव में देश के अंदर के कमजोर को नुकसान पहुंचाता है। यानी जो अगर सेना कमजोर हुई तो देश को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि राज्य के साधन को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण आदि के बजाय सैन्य सुरक्षा में बदल दिया जाता है, ठीक। महिलाओं को पर हिंसा के प्रत्यक्ष रूपों में एक यौन हिंसा है। यौन हिंसा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नारीवादियों ने मानव तस्करी और यौन हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए प्रयास किया। यानी व्यापार किए कर देते हैं, महिलाओं का तस्करी की जाती है, यौन शोषण किया जाता है उनका। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुख्यधारा के सिद्धांतों के विशेष में शामिल नहीं है। वैसे लैंगिक हिंसा पे अंधे हैं, वे लैंगिक हिंसा के प्रति अंधे हैं, ठीक। विशेष रूप से युद्ध के दौरान यौन हिंसा और बलात्कार महिलाओं के युद्ध के अनुभव के लिए जीवंत वास्तविकता है। मतलब जो कहते पुरुष प्रधान कहता है कि जो महिलाएं अगर युद्ध लड़ने और दुश्मन सैनिकों के साथ पकड़ी गई तो उनका रेप कर दिया जाएगा, बलात्कार कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यौन हिंसा किया जाएगा उनके साथ। यानी यौन हिंसा युद्ध डिस्कोर्स का एक प्रमुख हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नारीवादी विद्वान इसमें शामिल करने और युद्ध के डिस्कोर्स को विस्तृत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक प्रमुख धारणा रही है, ठीक है।
राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सैन्य शक्ति से जुड़ी होती है, ठीक है ना। जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो किससे? सेना से जुड़ी होती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध नारीवादी विद्वानों द्वारा चुनौती दी गई है क्योंकि इस सुरक्षा के पुरुषोत्तर दृष्टिकोण दशा, यानी इसमें यानी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो पुरुष प्रधान रही है, महिलाओं को तो इसमें कोई जगह ही नहीं है। योद्धा के रूप में पुरुषों की और शांतिवादी के रूप में हमें महिलाओं की अवधारणा हमें एक पुरुषत्व संस्कृति की और शांतिवादी के रूप में महिलाओं की अवधारणा हमें एक पुरुषत्व संस्कृति की ओर ले जाती है जो कि सैन्य सुरक्षा प्रदान करती है। चूँकि महिलाओं को युद्ध क्षेत्र और शांति व संघर्ष समाधान के लिए बाहर रखा जाता है, इस बातचीत से बाहर रखा जाएगी और शांति प्रिय के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। मतलब महिलाओं को शांति प्रिय के रूप में देखा जाता है और पुरुष को बहुत खतरनाक के रूप में। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मानव सुरक्षा के बजाय सैन्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया कि पुरुष प्रधान सैन्य व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन नारीवादी वालों का मानना है कि भाई महिलाएं की भी तो कुछ भूमिका रखी जाए, ठीक है। महिलाओं को एक कार्यवाहक और एक पोषणकर्ता के रूप में उनकी लिंग भूमिका के संदर्भ में उनका समाजीकरण किया गया है। मतलब वो मानते हैं, नारीवादी कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनका कार्यवाहक के रूप में, ठीक, सिर्फ काम करने के लिए रखा गया है। पोषणकर्ता यानी लोगों का पेट भरें वो खाना बना के, इसी के रूप में लिंग की भूमिका के रूप में समाजीकरण यानी समाज से अलग कर दिया गया है एक तरीके से। इसलिए वह संघर्ष के समाधान में अधिक सशक्त और समझदार हैं। संघर्ष युद्ध के दौरान महिलाओं और बच्चों को बहुत पीड़ा होती है, यानी जो अगर संघर्ष हो या तो युद्ध हो तो महिला और बच्चों को बहुत ज़्यादा पीड़ित होती है, ठीक है ना, ज़्यादा चोट होती हैं। परंतु सामान्य महिला शांति वार्ता में मेज पर अनुपस्थित रहती हैं, यानी पतियों के सामने समझ लो एक तरीके से लड़ लेंगी लेकिन युद्ध में नहीं लड़ पाती हैं, ऐसा कहते हैं। हालांकि नारीवादी आवश्यक महिलाओं को निष्क्रिय और शांति प्रिय के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। नारीवादी आवश्यक महिलाओं को क्या शांति प्रिय, लेकिन होती नहीं है महिलाएं शांति प्रिय, बहुत बोलती हैं, ठीक है ना, रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन उचित चिंता भूमिकाओं में अनेक समाजीकरण के कारण वो महिलाओं में को शांति निर्माण की प्रक्रिया में लाना चाहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो महिलाएं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक महिला के रूप में युद्ध के प्रभाव जैसे यौन हिंसा, अनुशासन की जो कि पुरुषों के अनुसार भिन्न हो, उनसे में लाना चाहते हैं, ठीक है। समाज में ठीक असमानता और न्याय, ठीक है ना। नारीवादी द्वारा सबसे प्रमुख काम से एक लैंगिक समानता, यानी कि भाई आप किसी लिंग हो, जेंडर हो, पुरुष हो, महिला हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर हो, आप किसी भी लिंग के हो, आपके साथ समानता किया जाए। दुनिया भर के समाजों में लैंगिक असमानता प्रचलित है, ठीक है ना। काम, मजदूरी, नौकरी, धन, विरासत के विभाजन जैसी असमानताएं इतनी सामान्यीकृत हैं कि कभी कभी इन्हें महसूस करना भी मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी हो रहा है। किसी के लिंग के कारण असमानताएं विभिन्न स्तरों के विश्लेषण की अनुमति देता है, जैसा समाजीकरण, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लिंग, ठीक है ना। कई जगह क्या होता है, महिलाओं के साथ महिलाएं काम करती हैं लेकिन पुरुष से कम दिहाड़ी पे काम करती हैं। और भाई मेहनत तो बहुत करेंगी, ठीक है ना, मेहनत तो बहुत करती हैं, बहुत बहुत हार्ड काम करती हैं महिलाएं, लेकिन पुरुष से कम तनख्वाह पे काम करती हैं, ठीक है। एक तरीके से आप लिख सकते हो किसी के लिए लिंग के कारण असमान सही हो गया, ठीक है। ये संबंध मूल रूप से संबंधित है। वैश्विक के कारण वैश्विक आर्थिक और पुरुषों और महिलाओं के बीच धन का समान वितरण नहीं हुआ। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि समान वितरण इसलिए नहीं होता, महिलाएं सबसे वजनदार काम कर रही होती हैं, सर पे तसला ढोना, ये सब करना सब कर लेती हैं। आप देखो कभी रोड कंस्ट्रक्शन हो, महिलाएं काम कर रही होती हैं तो सर पे तसला, मशीन चलाना, वो सब कुल कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो तनख्वाह होती है पुरुषों से बहुत कम होती है, ठीक है ना। उनको समान वितरण नहीं दिया जाता। मजदूरी तो वो भी 8 घंटे 9 घंटे काम कर ही रही हैं, लेकिन उनको धन नहीं दे रहा है, पुरुष से कम तनख्वाह मिल रही है। वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था की एक और परेशानी करने वाली विशेषता यह है कि महिलाओं का काम अक्सर राज्य के लिए अनैतिक और अदृश्य होता है। मतलब जो महिलाएं काम कर रही होती हैं वो नैतिक अनैतिक होता है, मतलब महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए वो मानते हैं, और घर में बच्चे पालना पोषण करना, घर का देखभाल करना चाहिए, ठीक है ना। इनका महिलाओं का किया हुआ काम भाई राज्य हो, समाज हो, देश हो, उनको नहीं दिखता, ठीक है।
अगर पुरुष 1 रुपये बाहर से कमा के ला रहा है और महिला भी 1 रुपये कमा के ला रही है बाहर से, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दे रही है? पुरुष को देते हैं समाज, कि भाई मर्द होके कमा रहा है यार, अपनी बीवी बच्चे पाल रहा है। लेकिन वही पैसा अगर महिला कमा ले ना, तो तरह तरह की बातें होने लग जाती हैं। ठीक है, महिला कभी कभी भी समान रूप से नहीं देखी जाती है। ठीक है ना, उसका काम नहीं दिखा वो कितना हार्ड, भले इस एक पुरुष कुछ भी करके पैसा ला रही है, लेकिन हार्ड वर्क करके महिला पैसे ला रही है ना, तो कोई वो नहीं माना जा रहा है, इसका काम ही नहीं दिखेगा। बोलेगा काम क्या किया है तुमने? एक घर में ही महिलाओं को देख लो आप, कोई हाउस वाइफ हो घर में देख लो, ठीक है ना, वो दिन भर घर में काम करेगी एक पति से ज़्यादा। अब एक पति है, एक महिला है, मान लो घर में काम कर रही है, एक पति बाहर से काम कर रहा है। ठीक है ना, पति अगर बाहर से काम करके 1 रुपये भी ला रहा है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना, घर में पूरे दिन औरतें काम करती रहती हैं, उनका काम कोई नहीं देखता, उनकी परिश्रम कोई नहीं। भाई झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है ना, कपड़े धोना, घर की सफाई, फिर सब्जी लाना, मार्केट जाना, इधर उधर पूरे दिन भर ले, फिर सुबह कम सो के जल्दी उठना, फिर वही प्रक्रिया। लेकिन एक मर्द, उसकी काम को कोई महिला को देखा नहीं कि कितना काम किया है। ठीक है ना, क्योंकि काम करने की मशीन समझते हैं सब। और यहाँ क्या है, पुरुष चाहे 1 रुपये ही बाहर से कमा के लाए, ये तो कहेंगे कि इसका पति कमा के ला रहा है, पुरुष ये कमा के ला रहा है, भाई अपना घर चला रहा है, काम किया है। ठीक, ये बात की जा रही है। महिलाओं द्वारा अर्जित किसी भी आय को अतिरिक्त आय और पुरुषों को ही प्राथमिकता काम वाले माना जाता है। ठीक है, महिलाओं के काम को शायद ही राष्ट्रीय विकास में योगदान माना जाता है। इनका काम अदृश्य है और राज्य के लिए इनका आवश्यक होना एक महिला की निंदा है, क्योंकि ये बहुत कानूनी और नियमित ढांचे के बाहर रहती हैं। वह श्रम कानून को द्वारा संरक्षित नहीं है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में कम काम करती हैं और कार्यस्थल उत्पीड़न के लिए अधिक असुरक्षित होती हैं। ठीक है, आलोचना देख लो। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नारीवादी परिप्रेक्ष्य के विरुद्ध सबसे व्यापक स्तर को आलोचना ये है कि ये महिलाओं को पर केंद्रित है। लिंग आधारित अध्ययन में महिलाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, टिकनर जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नारीवादियों ने अपने काम को पुरुषोत्तम और अस्तित्व दोनों की जांच की है। नारीवादी का तर्क है कि जब नारियों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ अपने बौद्धिक जुड़ाव की शुरुआत की है, और उस समय उनका ध्यान महिलाओं पर केंद्रित था, इसलिए क्योंकि वह सबसे बड़ा हाशिए का समूह थी, इसलिए वे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का ध्यान में नहीं दिया गया। मतलब पुरुषों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। महिलाएं जो नारीवादी है दृष्टिकोण है, ये तो सिर्फ महिलाओं पे है। ट्रांसजेंडर पे भी तो करो, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर पे भी तो करो रिसर्च, पुरुषों पे भी तो करो। ये बहुत से काम होते हैं जो महिलाएं नहीं कर पाती, सिर्फ पुरुष कर रहे होते हैं, उन पे भी तो रिसर्च करो। लेकिन इस दृष्टिकोण ने सिर्फ महिला 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 चिल्ला रखा है। ठीक है, क्योंकि वह सबसे बड़ा हथियार सामूहिक थे। जिस प्रकार प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन समय के साथ साथ जब अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों ने लिंग विशेष को अपनाया, तो नारियों ने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी चिंता को, विचार को विस्तार किया है। इंट्रोडक्शन देख लो, निष्कर्ष देख लो। लिंग संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हर पहलू, जैसे राज्य, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नारीवादी विचारक पारस्परिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों को अस्थिर रहते हैं, लेकिन इनके योगदान के कारण अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई अंतर्दृष्टि भी मिलती। शीत युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी अध्ययन में भारी युद्ध हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध नारीवादी विद्वान सीमांत क्षेत्र में उद्यम कर रहे हैं, उनके बारे में प्रमुख लिख रहे होते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है, नारीवादी की लहर। लहर का मतलब है कि भाई कैसे कैसे विकसित हुआ नारीवाद। ठीक है, कहाँ कहाँ से विकसित हुआ, कितनी लहरें आई। ठीक, नारीवादी लहर। इंट्रोडक्शन देख लो आप। ये देखो, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं कि मुझे भाई मेरा अधिकार दो, सेव वुमेन करो। ठीक है ना, ठीक है, इलेक्शन में लड़ने का मौका दो, हर चीज़ क्षेत्र में अपना अधिकार मांग रही हैं, आंदोलन कर रही होती हैं महिलाएं। इंट्रोडक्शन दो। नारीवादी लिंग आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए एक आंदोलन है। ठीक है, मतलब नारीवादी क्या है, लिंग आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लिए आंदोलन, कि वो अपनी राजनीतिक समानता, आर्थिक राजनीतिक सब में समानता चाहती हैं। ठीक है, नारीवाद का मतलब पुरुषों की नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि अन्य जेंडर के बीच समानता लाना, और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज के हाशिए में रहने वाले हर समुदाय को समानता लाने के संदर्भ में है। ठीक है, मतलब वो चाहती हैं कि हम भाई नारीवाद है तो हमें भी देश का सेवा करने का, काम करने का मौका दिया जाए। आप ये अकेले पुरुष प्रधान नहीं करेगा। ठीक है ना, हमें समानता चाहिए आपके बराबर, बस यही बात है।
ठीक, आधुनिक नारीवादी आंदोलन को 4 लहरों में विभाजित किया गया, ठीक है ना, 4 हिस्सों में बांट दिया गया। लहर शब्द एक रूपक है जिसका प्रयोग नारीवादी की विभिन्न पीढ़ियों और उसके उद्भव को पहचान करने के लिए की जाती है, ठीक है ना, यानी कि कितनी पीढ़ियों से ये आंदोलन चल रहा है, कैसे उद्भव, कैसे विकास हुआ, इसलिए लहर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नारीवाद के विभिन्न लहरें क्या है, पहला प्रथम लहर क्या है, देखिए ये 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ से शुरू होता है, पहली लहर, ठीक है ना, पहला आंदोलन, या समझ लो पहली लहर। और मुख्य रूप से मतदान के अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक कार्यालय तक पहुंच आदि से संबंधित थी। यानी पहली लहर में क्या है, शिक्षा मांग रही है वो, मतदान मांग रही है, मतदान का अधिकार, भाई वोट डालने का अधिकार हमें दे दो, शिक्षा पढ़ने का अधिकार दे दो। पहले तो महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, तो घर के काम करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था उन्हें, कि घर में रहेंगी, 4 दीवारों में घर का काम करेंगी। लेकिन जब 19 और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ तो इसमें भाई महिलाओं ने आंदोलन किया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें अधिकार, भाई मतदान करने का अधिकार दो, शिक्षा पढ़ने दो हमें, सार्वजनिक कार्यालयों तक पहुंचने से संबंधित है, यानी सार्वजनिक कार्यालय है जो सार्वजनिक जो काम कर रहे होते सरकार गवर्नमेंट में, वहाँ पे हमें काम करने का अधिकार दो, ठीक है। महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र और जननीतिक उद्देश्य से सभी सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी विद्वान हैं जो आज महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंध में लाना चाहते हैं, जो अन्याय एक पुरुष प्रधान क्षेत्र और एक प्रतिध्वनित होते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीतिक, सैन्य, राजनेता, शांति दलाल, नीति नियंता आदि ज़्यादातर पुरुष है, परंतु हाल ही क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले चल रहा है कि भाई रणनीतिक हो, सैन्यवादी और राजनीतिक, पॉलिटिक्स, कोई भी क्षेत्र उसमें पुरुष प्रधान रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं और महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। अब दूसरे लहर में क्या है, 1960 के दशक से शुरू हुई और 1990 में तक जारी रही है। नारीवादी विद्वान अपनी मांगों को लेकर कट्टरपंथी थे, मतलब भाई मैं मांगे, मकसद याद रखना भाई, भाईजान कट्टरपंथी हैं, लेके रहेंगे अपना अधिकार, इस तरह से। इस दौरान नागरिक अधिकार आंदोलन और युद्ध विरोधी संघर्ष चल रहे थे, ठीक है। नारीवादी विद्वानों ने तर्क दिया कि सेक्स, चाइल्ड केयर, जन्म नियंत्रण, घरेलू श्रम जिन्हें एक निजी मामला माना जाता है, वो वास्तव में संस्थागत और राजनीतिक हैं। मुख्य यह शोषण की ये निजी राजनीतिक है और यह महिलाओं की समानता के लिए लड़ाई के लिए मौलिक है। यह सार्वजनिक और निजी विभाजन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक नारीवादी विश्लेषण के रूप में आज भी प्रसंग हैं, जब हम लिंग की अपेक्षा को वहां रखते हैं जहां पुरुषोत्तम का निर्माण सार्वजनिक और राजनीतिक संस्थाओं के लिए अनुकूल देखा गया है। तीसरी लहर क्या कहती है, ठीक है, 1990 के दशक में शुरू हुई तीसरी लहर, और दूसरी लहर की निरंतरता और कथित विकल्पों की प्रक्रिया दोनों ही थी इसमें, मतलब ठीक। इन दोनों नारीवादी मतों में मतभेदों की बहुलता पर ध्यान केंद्रित किया, यानी रंग, महिला का रंग देख के आप ये नहीं, नस्ल, उपनिवेशिक अनुभव आदि के आधार पर अंतरनुयायी को स्वीकार किया। अपने से पहले के समक्षों से हटकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी विद्वानों ने अंतरनुयायिकता की दिशा में भी कार्य किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों, श्रेणियों, लिंग, जाति, वर्ग, लैंगिकता आदि पर ध्यान करते हुए यह दर्शाया कि प्रयास किया कि विश्व व्यवस्था कैसे काम करती है और शांति संबंधी पदानुक्रम खुलासा किया गया। मतलब कहने का मतलब था इसमें कि भाई महिला किसी भी रंग की हो, नस्ल की हो, उपनिवेश की हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं करोगे, ठीक है। किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग की हो, किसी भी लैंगिकता की हो, आप भेदभाव नहीं करो, समानता दो, सार्वजनिक कार्य करने का मौका दो, उसे भी तो आगे बढ़ने का मौका दो, ठीक है। यह है चौथी लहर। ये हालिया विकास है, यानी 2008 से है, 2008 से है, ठीक है ना। नारीवादी सक्रियता के लिए इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग की शुरुआत हुआ, ठीक है ना। समान अधिकारों की मांग करने, जानकारी साझा करने और प्रतिरोध करने में सोशल मीडिया ने एक शक्तिशाली मंच उभर के रहा है, ठीक है। आजकल कुछ भी महिलाओं के साथ गलत होता है तो सीधा नेट पे डाल देते हैं, भाई ये महिला है और इसके साथ ये गलत हुआ और सज़ा दिलाओ इसे, आंदोलन शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। 2010 के दशक में अरब स्प्रिंग में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया की भूमिका सर्वोपरि थी। मतलब सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं ना, ट्विटर पे वो ट्वीट कर देते हैं, ट्रेंडिंग में होने लगता है कि गलत हो रहा महिलाओं के साथ, ठीक है। जहाँ विशेष रूप से महिलाएं एक रूढ़िवादी समाज में अधिकारों के विरुद्ध सड़कों पर निकली और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है इन्होंने। हालांकि विभिन्न लहरों के बीच एक सामान्य, ठीक है,
संतुष्ट ये है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे काम कर रहा है, इसको समझने के लिंग के मायने को स्थापित करते हैं। ये असमानता है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच पदानुक्रमित लिंग भेद से उत्पन्न हुई है। कार्य मजदूरी, सार्वजनिक भागीदारी, कार्य विभाजन आदि के संदर्भ में नियंत्रण में स्थायी रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लो आप। नारीवादी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए समान अवसर लाना है। ठीक है, महिलाओं के लिए समान अवसर लाओ, वोट का अधिकार था, उन्हें वोट दिलाओ। उनके बाद में विस्तार तौर पे महिलाओं का अधिकार, शोषण, उनकी पहचान लेकर आंदोलन के रूप में संघर्ष चलता आ रहा है। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एजुकेशन के लिए में फिर स्वागत करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।